प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 विज्ञान। इसमें बहुविकल्पीय 30 प्रश्नों को आज हम करेंगे। सभी लोगों का कोर्स कंप्लीट हो गया है और आज हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। इसमें 30 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। 30 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे जो पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है, किसके द्वारा मस्तिष्क की जाँच होती है? तो सबसे पहले जो ऑप्शन आपका दिया गया है, ऑप्शन है एक्सरे के द्वारा, और बी ऑप्शन है अल्ट्रासाउंड, और सी ऑप्शन है स्कैनर, और डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आपको लगाना है वो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। तो इसका राइट आंसर है स्कैनर के द्वारा मस्तिष्क की जांच की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निर्देशों को प्रोसेसर तक भेजने के लिए क्या किया जाता है? तो निर्देशों को प्रोसेसर तक पहुंचाने के लिए पहला ऑप्शन है एंटर बटन दबाते हैं, दूसरा ऑप्शन है डिलीट बटन दबाते हैं, और तीसरा ऑप्शन है रीसेट बटन दबाते हैं, और डी ऑप्शन है टर्बो बटन दबाते हैं। तो कौन सा बटन दबाते हैं यानी निर्देशों को प्रोसेसर तक पहुंचाने के लिए या भेजने के लिए? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है आपका एंटर बटन। एंटर बटन आप जब दबाते हैं तो कोई भी निर्देश कंप्यूटर तक पहुंच जाता है और वह प्रोसेसिंग करके आपको आउटपुट मिल जाता है। तो ये कंप्यूटर लेसन से आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस निकलती है? जो अग्निशामक आपका यंत्र होता है उसमें कौन सी गैस निकलती है? इसके लिए कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। पहला है हीलियम गैस निकलती है, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस, और डी ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन गैस। तो कौन सी गैस निकलती है अग्निशामक यंत्र के द्वारा? तो अग्निशामक जो यंत्र होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग बुझाने में बहुत ही सहायक होती है। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 4 है, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है यानी सर्वाधिक जो जल का घनत्व होता है किस ताप पर होता है? तो इसका ए ऑप्शन आपका है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन है -4 डिग्री सेंटीग्रेड, और सी ऑप्शन है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और डी ऑप्शन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो वो ताप आपका है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ए ऑप्शन है जाइलम, बी फ्लोएम, और सी ऑप्शन रंध्रों के द्वारा, और डी ऑप्शन है मूल रोमों को द्वारा। तो किसके द्वारा होता है ये आपको बताना है। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है जाइलम के द्वारा, जल का परिवहन जाइलम द्वारा, और खाद्य पदार्थों मतलब जो पोषक तत्व होते हैं उनका जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो जाइलम के द्वारा जल का होता है, ये आपका ए ऑप्शन जो है सही होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तड़ित चालक। तड़ित चालक बनाया जाता है किस चीज़ का तड़ित चालक बनता है? पहला है ऑप्शन है रबर, और बी ऑप्शन स्टील, और सी ऑप्शन तांबा, और डी ऑप्शन आपका दिया गया है कांच। ये डी ऑप्शन आपका सबसे नीचे है कांच। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है जिससे तड़ित तड़ित चालक जो है बनाया जाता है? तड़ित चालक क्या है यानी जो बिजली चमकती है उससे बचने के लिए या ये बनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तांबा। तांबे से अधिकतर जो तड़ित चालक बनाए जाते हैं। तो 6 नंबर का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुख गुहा में भोजन के किस अवयव का सरलीकरण होता है? ठीक, तो कौन सा तत्व है जिसका सरलीकरण मुख गुहा में हो जाता है? यानी पाचन ये जो भोजन होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और यहीं से पचना आरंभ हो जाता है ना। तो इसमें जो ऑप्शन आपका है प्रोटीन का, बी वसा, और सी कार्बोहाइड्रेट, और डी विटामिन्स। तो किस चीज़ का सरलीकरण होता है? तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि सरल मशीनें कितने प्रकार की होती हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और हमने आपको अच्छे से पढ़ा भी दिया है। तो सरल मशीनें जो होती हैं वो आपकी कितने प्रकार की होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 3 प्रकार, बी ऑप्शन 5 प्रकार,
और सी ऑप्शन 4 प्रकार और डी ऑप्शन है 2 प्रकार। कितने प्रकार की सरल मशीनें होती हैं, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखो 8 नंबर को जो राइट आंसर है वो है 5 प्रकार। सरल मशीनें 5 प्रकार की होती हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया, उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु चाहे जहाँ रखी हो, लेकिन उसका जो प्रतिबिंब होता है सदैव वस्तु से छोटा बनता है, आभासी बनता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आभासी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ पर होती है, किस माध्यम में होती है, वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है ठोस, बी ऑप्शन है द्रव और सी ऑप्शन है गैस या डी ऑप्शन है निर्वात में। तो किस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि की चाल इसमें जो है ठोस में सर्वाधिक होती है, यह ध्यान में रखना है। किस में होती है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में होती है। ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अच्छा 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, द्रवों में ऊष्मा संचरण होता है किसके द्वारा। तो द्रवों में ऊष्मा का संचरण किसमें होता है, ये आपको बताना है। इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है संवहन द्वारा, बी ऑप्शन है चालन द्वारा और सी ऑप्शन है विकिरण द्वारा और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संवहन द्वारा। द्रवों में ऊष्मा का संचालन संवहन द्वारा होता है और ठोस पदार्थ जो होते हैं या ठोस धातुएं हों या कोई अन्य ठोस पदार्थ हो तो उसमें चालन विधि द्वारा होता है। और विकिरण द्वारा वायुमंडल जो है आपका गर्म होता है, तो ये विकिरण के द्वारा हो जाता है। सवाल नंबर 12, प्लेग रोग फैलता है। तो प्लेग रोग किसके द्वारा फैलता है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है वेरियोला वायरस, बी ऑप्शन है विब्रियो कालेरी जीवाणु से और बैसिली जीवाणु से कौन सा रोग फैलता है और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि इसमें जो राइट आंसर है आपका डी ऑप्शन आपका सही है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, कीटों में उत्सर्जी अंग होता है। जो कीट होते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं, उनमें उत्सर्जी जो अंग होता है वो कौन सा होता है। तो ए ऑप्शन है वृक्क, बी ऑप्शन है उत्सर्गिका और सी ऑप्शन है अधिवृक्क और डी ऑप्शन है मैलपीघी नलिकाएं। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो राइट आंसर होगा मैलपीघी नलिकाएं। ये कीटों में उत्सर्जी अंग के रूप में पाई जाती हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि दैनिक जीवन में उपयोगी है। दैनिक जीवन में क्या उपयोगी है। पहला है केवल प्रौद्योगिकी उपयोगी है, बी ऑप्शन है केवल विज्ञान और सी ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों और डी ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। तो दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आपका दोनों उपयोगी हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो इसमें दिया गया है कि मृदा प्रदूषण से कम होती है क्या। मृदा प्रदूषण से क्या कम हो जाती है। क्या उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन मृदा और सी ऑप्शन खनिज और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उर्वरा शक्ति। जब मृदा का प्रदूषण होगा तो उसमें उर्वरा शक्ति जो है अधिक कम हो जाएगी और उसमें जो है फसल उत्पादन फिर प्रभावित होगा। और 16 नंबर क्वेश्चन है, ऊन धारण करने वाले जंतु हैं। ऊन धारण करने वाले कौन से जंतु हैं, ये आपको बताना है। पहला है ऊंट तथा याक, बी है एल्पेका तथा लामा, सी ऑप्शन है अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ऊन धारण करने वाले जंतुओं की बात करें तो इसमें जो राइट आंसर आपका होता है डी, यानी इन सभी से हमारा जंतु धारण जो ऊन है ये धारण करने वाले जंतु हैं। जो याक है ये आपका जम्मू कश्मीर के इलाके में पाया जाता है। इसके बड़े बड़े बाल होते हैं जिनसे हम ऊन निकालते हैं। एपेका और लामा ये आपकी बकरियां होती हैं, कश्मीरी बकरी होती है, अंगोरा बकरी है कश्मीर में पाई जाती है। तो ये सब बकरियों से क्या है ऊन प्राप्त होता है। तो ऊन धारण करने वाले सभी जंतु हैं।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि कीटभक्षी पौधे सामान्यतः उन स्थानों पर मिलते हैं जहाँ की भूमि में कमी होती है। तो किस चीज़ की कमी तो होती है जहाँ पर ये कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं, जैसे जैट्रोफा है या और कोई कीटभक्षी पौधा है, वो प्रायः जो है किन स्थानों पर पाया जाता है। पहला है ऑक्सीजन की कमी वाले स्थान पर, दूसरा है जल की कमी वाले, और सी ऑप्शन नाइट्रोजन की कमी, और डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा नाइट्रोजन। किसकी? नाइट्रोजन। तो जिन स्थानों पर नाइट्रोजन की कमी होती है मृदा में, वहाँ पर ये कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं। ये पौधे क्या करते हैं, कीड़े मकोड़ों को अपने अंदर जो है खींच लेते हैं और उनमें जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है उसको सोख लेते हैं। तो ये जो है कीटभक्षी पौधे उन्हीं स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, क्योंकि पौधों का जो मुख्य भोजन होता है, जो मुख्य तत्व होता है, वो क्या होता है, नाइट्रोजन ही होती है। अच्छा, 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया, भेड़ के रेशों की चिकनाई धूल और गर्द निकाली जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन आपका है अभिमार्जन, दूसरा है रीलिंग, और तीसरा है संसाधन, और डी ऑप्शन है कटाई। तो कौन सा संसाधन, कौन सा तरीका जो भेड़ों के जो रेशे होते हैं उसमें चिकनाई धूल गर्द सब निकालने का कार्य करता है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा वो आपका सही हो जाएगा, अभिमार्जन। तो अभिमार्जन पहला ऑप्शन जो है आपका सही होगा। 19 नंबर है रेशम है। तो रेशम क्या है, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है मानव निर्मित रेशा है, दूसरा है जंतु रेशे हैं, सी ऑप्शन है पादप रेशे हैं, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। रेशम जो होता है, रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है ना। आप लोगों ने पढ़ा है रेशम कीट किस प्रकार से शहतूत के पेड़ पर रेशम के कीट पाले जाते हैं, उससे रेशम निकाला जाता है। तो रेशम का कीट एक क्या है, जंतु है। तो उसमें जंतु रेशे हम कह देते हैं, क्या कहते हैं, जंतु रेशे। तो जंतु से प्राप्त होता है तो इसको जंतु रेशे कहा जाता है। ठीक है। पादप रेशे वह होते हैं जो पौधों से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, वह पादप रेशे कहलाते हैं। अच्छा, 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किसके अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो किसमें सबसे अधिक होता है ये आपको बताना है। देखो, पानी जो होता है द्रव होता है, भाप गैस के रूप में होती है, और बर्फ ठोस होती है, और ऑक्सीजन ये भी क्या है, गैसीय रूप होता है। तो सबसे जो अंतर आणविक आकर्षण बल होता है वो होता है बर्फ में। तो इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठोस में अंतर आणविक जो आकर्षण बल होता है सबसे अधिक होता है, और उसके बाद द्रव में होता है, और सबसे कम जो होता है वो गैस में होता है। तो ये आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है धावन सोडा। धावन सोडा क्या है। इसमें ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो कौन सा ऑप्शन सही है। धावन सोडा जो धोने वाला सोडा होता है, जिससे कपड़े साफ किए जाते हैं, तो वो क्या होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, ये आपका सही होगा धावन सोडा। जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये आपका खाने वाला सोडा होता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका दिया गया है CaOH, बी ऑप्शन है Ca2OH, और सी ऑप्शन है CaOH, और डी ऑप्शन है कैल्शियम यानी CaOH का होल ट्वाइस। कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए आपको कमेंट करना है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सूचक नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका दिया है लाल लिटमस, और बी ऑप्शन है मिथाइल ऑरेंज, और सी ऑप्शन है एंटासिड, और डी ऑप्शन है फिनाफ्थलीन। तो कौन सा जो पदार्थ है, कौन सा सूचक नहीं है, इंडिकेटर नहीं है। ठीक, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही है, एंटासिड। बाकी तीनों जो चीज़ें दी गई हैं वो आपकी क्या हैं, सूचक हैं, जिससे अम्ल और क्षार की पहचान की जाती है। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन है भौतिक परिवर्तनों में क्या होता है।
भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन हो जाता है, बी ऑप्शन है पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता, और सी ऑप्शन है नया पदार्थ बन जाता है, डी ऑप्शन है कोई पदार्थ नहीं बनता। ठीक, तो कौन सा पदार्थ, कौन सा जो भौतिक परिवर्तन में कौन सा इसके लिए कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो देखो, जो भौतिक परिवर्तन है उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है ना, ये तो आपको मालूम है। जो इसका सही आंसर है वो आपका इसमें बी है, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि कोई तो परिवर्तन होता ही है, तो ये आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। कोई परिवर्तन जब होगा तो कुछ तो परिवर्तन होगा उसमें ना, तो ये तो बिल्कुल नहीं। और नया पदार्थ बन जाता तो नया पदार्थ कोई नहीं बनता है, उसका रूप परिवर्तन होता है। और पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन, तो पदार्थ के जो अणुओं में परिवर्तन हो जाएगा तो फिर रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो इसके लिए ये तीन ऑप्शन आपके गलत हैं और बी ऑप्शन आपका सही है। तो 24 नंबर का बी ऑप्शन सही है कि पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अणुओं में परिवर्तन नहीं होता, ये ध्यान रखना है। बाकी रंग रूप बदल सकता है, जैसे आप लोहे को गर्म करोगे तो वो लाल हो जाएगा, और फिर जब ठंडा हो जाएगा लोहा तो फिर अपनी अवस्था में आ जाएगा। तो रूप रंग परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इसके अणुओं में परिवर्तन नहीं होता। 25 नंबर क्वेश्चन है, द्रव के गैस में बदलने की क्रिया कहलाती है, या द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गलनांक कहते हैं, बी ऑप्शन हिमांक, और सी ऑप्शन वाष्पीकरण, और डी ऑप्शन है संघनन। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सी है वाष्पीकरण, ये क्रिया आपको कहलाती है द्रव से गैस बनना। कोई भी द्रव है अगर वो गैस बन जाता है तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े नेटवर्क, कंप्यूटर के नेटवर्क को क्या कहते हैं? टेलीफोन लाइन से जुड़े नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो उसमें आपको ए ऑप्शन है ईमेल कहा जाता है, बी इंटरनेट, और सी मोबाइल, और डी फैक्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसमें देखो, जो बी ऑप्शन आपका है इंटरनेट, ये आपका सही हो जाएगा। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटरों के नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट या अंतरजाल, हिंदी में क्या कहते हैं? अंतरजाल कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है। 27 नंबर क्वेश्चन है, भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मान लेते हैं इसको। पहला है शाकाहारी, बी है सर्वाहारी, सी है मांसाहारी, और डी है अपमार्जक। कौन सा आंसर सही है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो जो भेड़ होता है ये घास खाती है ना, और रेशम का जो कीड़ा होता है शहतूत के पेड़ पर रहता है और उसकी पत्तियां खाता है। तो ये दोनों क्या है? शाकाहारी जीव हैं, तो ये शाकाहारी के अंतर्गत हो जाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है कि जल का क्वथनांक होता है। क्वथनांक का मतलब होता है कि जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है तो वो उसका क्वथनांक कहलाता है। तो जल का क्वथनांक कितना होता है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और सी ऑप्शन है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और डी ऑप्शन है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये आपका सही ऑप्शन है। जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करोगे तो वो उबलना प्रारंभ हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो वही है, ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल होगा। मीटर तो होगा नहीं, मीटर क्या है? लंबाई का मात्रक है। और डिग्री सेंटीग्रेड ये भी ऊष्मा का है, मतलब ताप का मात्रक है, और किलोग्राम भार का मात्रक है ना। तो ये ध्यान में रखना है। परपोषी पौधा है। परपोषी पौधा क्या है? मतलब जो दूसरे पर निर्भर होता है, खुद अपना भोजन नहीं बना पाता, तो परपोषी कहलाता है। तो इसमें ए ऑप्शन अमरबेल, बी ऑप्शन नीम, और सी ऑप्शन गुलाब, और डी ऑप्शन सहजन। तो कौन सा पौधा है जो परपोषी पौधा कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, अमरबेल। अमरबेल जो होता है पौधे के ऊपर फैला हुआ होता है, उसमें पत्तियां होती नहीं हैं, है ना। तो ये परपोषी पौधा होता है। एक बाकी के क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर इसी प्रकार से और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।